हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ है। उसके फर्स्ट चैप्टर में आपको वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स करके आपको फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। उससे संबंधित जितने भी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए इस वीडियो में। इसमें आपको 150 क्वेश्चन है जो कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बांट करके आपको अच्छे से इसमें समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 150 के लिए काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में केवल 75 या 60 क्वेश्चन ऐसे करके देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो आप लोग भी अभी क्लास 10th में, आपको भी 2026 में एग्जाम देना है, तो जितना भी आपको रियल नंबर यानी फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उसको हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया भी गया है, वो क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्या हो सकता है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर बगल में भी दिया हुआ रहेगा। अगर जो बनाने वाला रहेगा हम उसको बना करके भी आपको अच्छे से समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे देखिएगा, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या को आप संख्या रेखा पर संभव कर सकते हैं। संख्या रेखा आपको इस तरह से होता है, यहाँ पर आपको मेन पॉइंट रहेगा, 0 रहेगा, इधर 1 रहेंगे, 2 रहेंगे और 3 रहेगा। इस तरफ आपको 1 2 और 3 रहेगा। इस तरफ आपको माइनस माइनस दिए रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या बन जाएगी। तो यह एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसमें 0 को शामिल कर दिया जाए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। यदि इसमें हम 0 शामिल कर दें तो इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होना अथवा नहीं। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या बिल्कुल होगा संख्या रेखा पर। अगला आप लोग यह है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहा जाता है। तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपके सही उत्तर दिए गए हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है कि अगर पूर्णांक बी कोमा ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो बी का ए का क्या कहा जाएगा। तो वह दोस्तों भाज्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाज्य। अगला है कि क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो दोस्तों, 0 कोई के विभाजित नहीं कर सकता है, क्योंकि 0 का पहाड़ा ही नहीं होता है। यदि आपको इस तरह से दिया रहे कि 1/0, तो इसका क्या हो जाएगा। आप 0 बिल्कुल नहीं मारिएगा, यह अपरिभाषित आपको हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। तो यह दोस्तों मसा निकालने के लिए होता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा कैसे निकाले जाते हैं। आगे देखिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है दोस्तों, वो विषम की बात किया जा रहा है तो 2q+1 के रूप में होता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होगा। तो सही उत्तर सम की बात किया जाए तो केवल 2q होता है। अगला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दोस्तों, शून्य को छोड़कर के सभी पूर्णांकों के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो सही उत्तर केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए
ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक D है तो D विभाज्य होगा, तो D A और B दोनों से विभाज्य होगा। आगे बढ़िएगा, दो धनात्मक पूर्णांक C और D हो तो भागफल और शेषफल R है, तो आपको इसको बताना है कि किस तरह से आपको एक बड़ा हो जाएगा, बराबर होगा या फिर R से बड़ा हो जाएगा D। सही उत्तर हो जाएगा C बराबर D³ प्लस R। दो धनात्मक पूर्णांक C और D, तो इसका HCF क्या होगा, अगर शेषफल R हो तो इसका HCF क्या, D। आगे देखिएगा, बनाने में रहेगा तो हम खुद आपको बना करके दिखाएंगे। दो धनात्मक पूर्णांक C और D हो तो HCF C और D के किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपको HCF C और D के बराबर ही हो जाएगा। अब आपको 18 का √18 का परिमेयकरण गुणांक आपको लिखना है, तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखिएगा, तो 9 गुने 2 लिख सकते हैं इस तरह से, हो जाएगा 9 रूट कितना 2, गुणांक की बात किया जा रहा है तो आपको √2 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या को, क्योंकि P/Q को हम परिमेय कहते हैं। तो अपरिमेय को कैसे निरूपित करेंगे इससे। अगला देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। तो मैंने पीछे भी बात किया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से केवल मासा निकाला जाता है, केवल HCF निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, दो संख्याओं A और B का लसा दिया गया है, मासा दिया गया है, तो आपको A आपको निकालना है। तो दो संख्याओं का मासा दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है, मतलब A गुने B बराबर होता है HCF गुने LCM होता है, ठीक है। तो आपको A का मान निकालना है, B इसमें तो दिया है नहीं, तो दो संख्याओं का मासा 36 दिले है, ये आपको 36 दिले है, ठीक है, दो संख्या का। और आपको यदि B हमें निकालना रहेगा तो आपको मासा भी दिया है ना, हाँ मासा दिया है, 2 दिया है। इस तरह से इसको जब हम काटेंगे 36/2 करेंगे तो ये 18 आएगा, ठीक है। अब इसका आपको चाहिए क्या, A का मान चाहिए, तो A का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले ना है तो लसा और मसा है, तो इसका A का मान निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, इसका सही उत्तर 18 हो जाएगा। चलिए आपको अगला देखिएगा, अगला आपको है इतना 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 मतलब 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछा गया है। तो 5, 15, 20 आप इस तरह से निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, 5, 15, 20। 5 से लगाइएगा तो 1, यहाँ 3 से लगाइएगा तो 5, यहाँ 2 से लगाइएगा तो 10 और 2 से लगाइएगा तो 5, तो 5, 5, 5 मिला, तो मासा तो आपको 5 हो गया। चलिए मासा को आपको बटा में रखना है क्योंकि पहले मासा है, 5 बटा हो गया और लासा निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 15, 15 चौको 60 हो जाएगा। काटेंगे तो 12, 25, 60, यानी 12 अनुपात आपका 1 कहीं ऑप्शन में है तो देखिएगा आंसर यहाँ पर दिया गया है 12 अनुपात 1। अगला है कि अगर x एक भाज्य संख्या हो तो P1, P2, P3 डॉट Pn का गुणनखंडीय क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ये अभाज्य हो जाएगा। अगला आप लोग क्या है कि 4n के पावर 0 समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्या के 2 के अलावे कौन सा अभाज्य हो सकता है, तो 5 एक अभाज्य संख्या ही है, 5 भी शामिल इसमें हो सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो हमेशा भाज्य होने वाला संख्या 6 से काटिएगा तो पूरी तरह से कट जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर p और 2 भाज्य संख्या इस तरह से दिए गए हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य आपको
क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पर चलना है। तो सबसे छोटी अभाज्य, ऐसे तो आपको यहाँ पर आंसर, जैसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 ही होता है। तो 2 और 2 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, 4। इसके ऑप्शन आपके सही उत्तर डी हो जाएंगे, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 क्रमिक लगातार सम संख्याओं का मसा पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या है, तो अनेक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य जो अपने से लगी और एक और से लगता है। तो सही उत्तर इसमें 8 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, सही उत्तर 11 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, इसमें आपको अभाज्य बताना है। तो 29 एक अभाज्य संख्या है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बनाने वाला है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का घात बताना है। तो देखिएगा 625 को इस तरह से आपको फैक्टर करना है। 5 से लगाइएगा तो 125 आ जाएगा, 5 से लगाइएगा तो कितना आएगा 25, 5 से लगाइएगा तो 5 और 5 से लगाइएगा तो 1, 5 1 2 3 4। तो 5 का अधिकतम घात कितना आया, 4 आया। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। 26 और 91 का मासा आपसे पूछा गया है। तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि 26 और 91 का मासा कितना हो जाएगा। तो सही उत्तर 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला है कि लसा ए और डी बी बराबर क्या सूत्र हो सकता है। तो ए गुने बी बटा मासा हो सकता है। अगर मासा दिया रहेगा तो लसा बटा में आ जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात बताने हैं। अब जिस तरह से हम आपको इस तरह से अभी बताएं उसी तरह से आपको 156 का आपको फैक्टर करना है। 2 से लगाइएगा तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा तो कितना, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको 2 का घात बताना है। तो 2 का घात आपको 2 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद 3 आने वाला है। तो 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे। तो उसे अभाज्य कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो सही उत्तर लिखा जा सकता है। अगला आप लोग यह बनाने के लिए भी मिला होगा 2 नंबर का क्वेश्चन कि 7 गुने 11 गुने प्लस 13 इतना का यह एक क्या है। तो यह एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इतना जो 27 मतलब 23,750 दिया गया, इसमें 5 का अधिकतम घात पूछा गया है। तो आपको इस तरह से भी फैक्टर करने हैं। 23,750 को फैक्टर करिएगा, 5 से लगाइएगा तो इस तरह के यहाँ जो भी आपको आएंगे तो यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर। इस तरह से आपको फॉर्मेट बना करके बनाना है। आगे देखिए, एक बटा ए के पावर एन का मान निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो घात माइनस में हो जाता है। जैसे 1 बटा ए के पावर एन दिया गया है, जब ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस एन हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला है घात घातांक का। आगे नीचे आइएगा तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या हो तो इसका मसा तो हमेशा D हो जाएगा। D यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। A प्लस रूट बी का परिमेय कार्य गुणांक क्या हो सकता है। तो A माइनस रूट बी होगा। यदि A प्लस रूट बी बराबर C प्लस रूट डी हो तो A और C में क्या संबंध हो सकते हैं। इसका संबंध आपको A बराबर C हो जाएगा। नीचे आइएगा तो इतना 3 के पावर 3 गुने 2 गुने 5 और इतना का मासा क्या हो जाएगा दोस्त, आपको ये बताना है। तो मासा मैं आपसे बता दूं कि जो दोनों में मिलता है वो है। तो देखिएगा 3 आपको मिल रहा है और 2 एगो मिल रहा है, वो 5 मिल रहा है। पहला बात कि 3 2 को मिल रहा है, ठीक है, या और एगो 2 मिल रहा है और एगो 5 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको तो क्या हो जाएगा, आपको 3 3 9 9 5 6 45 45 दूना 90 यानी 90 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको आंसर भी देख सकते हैं 90 बगल में दिया गया है।
अगला है कि संख्या 4 के पावर n जहां n एक प्राकृतिक संख्या हो तो क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n एक शून्य से समाप्त होगा? तो ऐसा कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है, तो यह कितना घंटे का समय लगेगा? तो अब दोस्तों इसका आपको 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए तो बचती है 15 घंटे आपके कहीं ऑप्शन में है, तो 15 घंटे आपके सही जवाब हो जाएंगे। उसी तरह से आपको नीचे वाला का भी एलसीएम ही निकालना है। क्या कहा गया कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु क्या है? तो आप इस तरह से निकाल लीजिए 3, 4 और 8। ठीक है, यहाँ पर 4 से लगा लीजिए डायरेक्ट, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24 आपके कहीं ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आ जाइएगा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है? तो 23 एक अभाज्य संख्या है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 65 और 117 का मसा इतना दिया गया है तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आपको यदि निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। ऐसे 65 और इतना का मसा दिया गया है तो आप पहले 65 और 117 का मसा निकाल लीजिएगा। 65 और 117 आपको हो जाएगा अकाउंट 5 से लगेगा तो 13 5 65 और इस 7 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा? 13 और 17 हाथ से, हाँ मतलब 13। आप इसको मसा निकालिएगा तो 13 आएगा। ठीक है, आप इसको बराबर में 13 कर लीजिएगा। जैसे 65 आपको m दिया गया है और माइनस 117 दिया गया है और बराबर में 13 दिया गया है। अभी 65 आपको m हो जाएगा और बराबर आपको हो जाएंगे कितना? तो 13 और प्लस 117 हो जाएगा। अभी 65 m बराबर जब हम लिखेंगे जोड़िएगा तो 7 और 3 10 की 0 और 3 अब 1 1 2 हो जाएगा, क्या 2, अब 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 130, तो 65 दूनी कितना आएगा? 130, तो m बराबर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको बनाने हैं, सही उत्तर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला है कि दूध 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। 2 का इसे फैक्टर कर लीजिए, 10 का फैक्टर कर लीजिए और 20 का फैक्टर कर लीजिए। ये 2 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा और 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो आपको 5 हो जाएगा और 5 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब जो दोनों में मिल रहा है वो आपका मस हो जाएगा, तो 2 मिल रहा है तो सही हो जाएगा क्या आपका? 2 हो जाएंगे ना, हाँ 2। और लसा की बात कर ले हम लोग, ऐसे दोनों में जो मिलता है वो भी मसा गिना जाता है नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, 2 आपके हो जाएंगे, यानी मसा आपको 2 आया तो मसा आपको नीचे रखना है। चलिए नीचे हम रख दिए। और लसा की बात कर लें तो 2 हो जाएगा और 5 5 25 दूनी 50, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा ना। 2 दूनी 5 5 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा ऊपर। तो ये आपको थोड़ा सा 100 हो जाएगा। कैसे भाई? नहीं 100 नहीं होगा, देखिएगा मसा लसा में जो दोनों मिलते हैं वो भी फिर हो जाते हैं। ये आपको 5 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ऊपर। ऊपर हो जाएगा कितना? यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 तक काटेगा तो 10 अनुपात 1 आ जाएगा। जब दोनों में मिलता है ना वो भी लसा में लिखाने लगता है, 3 गो वाला में ऐसा होता है। आगे सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा, ये आप सभी को मैंने बताया था, 2 हो जाएगा। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा क्या हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा। 2 संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा? 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए उसके बाद देखेंगे। 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या हो जाएगा? ठीक है, सही उत्तर 1 हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 60 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। 60 पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का। इतना का आपको अभाज्य गुणनखंड है
गुणनखंड कितना, तो इसका 4 आता है। आपको ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप का है, ये 5 से लगाइएगा ना, तो 5 से हो जाएगा 1 1 1, उसके बाद 7 से लगेगा, उसके बाद 11 से, और उसके बाद 13 से लगेगा, तो ये 4 हो जाता है। इस तरह से आप लगा करके देख लीजिएगा, 4 गो आएगा। इसको देखिएगा 6 8 और 22 का लसा और मसा के अनुपात बताना है। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया, मतलब कई बार क्वेश्चन हो भी गया है, तो संयुक्त 132:1 हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 96 को आप अच्छे से ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 से लगाइएगा तो 32 दूनी 96, रुक जाइए थोड़ा सा मिस्टेक, आपको 4 दूनी 8 हो जाएगा, और कितना 8 दूनी 16, ठीक है। और 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3, 2 के पावर 5 गुने 3 सी में है। अगला देखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है, तो अनंत। 47 और इतना का भाग देने पर 3 शेष बचा है, तो भागफल क्या हो जाएगा, तो आप अच्छा से भाग देकर के इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और मैंने आप सभी को कहा था कि 1 से लेकर के 60 ही मैं क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो पार हो चुका है। तो 1 से अगले मतलब 60 से लेकर 61 से लेकर के जितना भी आपको क्वेश्चन इसमें बचे हैं, 60 या 70 क्वेश्चन इसमें और बचे होंगे, तो हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको अच्छे ढंग से उसमें भी आपको और ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों के पास शेयर करेगा जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।